धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसानी इतिहास सिर्फ किताबों में बंद कहानी नहीं, बल्कि पत्थरों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों में छिपा हुआ एक अनसुलझा रहस्य है। कहीं पूरी चट्टान को काटकर शहर बनाए गए, कहीं रेगिस्तान के बीच मृतकों के लिए पत्थरीले संसार खड़े किए गए, और कहीं ऐसी संरचनाएं बनी जो आज भी आधुनिक समझ को चुनौती देती हैं। ये जगहें सिर्फ खंडहर नहीं हैं, बल्कि अतीत की वे खामोश आवाजें हैं जो आज भी पूछती हैं कि हजारों साल पहले इंसान आखिर कितना आगे सोच सकता था। नंबर 1, सिगिरिया। श्रीलंका के घने हरे जंगलों के बीच अचानक एक विशाल नारंगी भूरी चट्टान ऊपर उठती है, जैसे धरती ने खुद आकाश को छूने के लिए एक पत्थरीला स्तंभ बना दिया हो। इसी चट्टान के ऊपर बसा है सिगिरिया, एक ऐसा प्राचीन किला और महल जिसे देखकर आज भी यह सवाल उठता है कि उस दौर में इंसानों ने इतनी ऊंचाई पर इतना जटिल निर्माण कैसे किया होगा। यह कोई साधारण पहाड़ी किला नहीं था, बल्कि करीब 200 मीटर ऊंचे पत्थरीले पठार पर बनाया गया ऐसा राजसी संसार था जिसमें महल, जलाशय, बगीचे और रास्ते मौजूद थे। नीचे से देखने पर यह चट्टान बिल्कुल अलग थलग दिखाई देती है, जैसे जंगल के समुद्र के बीच कोई विशाल पत्थरीला द्वीप हवा में अटका हो। इसकी खड़ी दीवारें, जंग लगे लाल रंग की चट्टानें और नीचे फैला घना जंगल मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसमें सुंदरता और खतरा दोनों साथ दिखाई देते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए पुराने पत्थर के घिसे हुए सीढ़ीनुमा रास्तों और लोहे की कांपती सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। तेज हवा, ऊंचाई और नीचे फैली गहराई इस यात्रा को सिर्फ पर्यटन नहीं रहने देते, बल्कि यह हर कदम पर शरीर और मन की परीक्षा बन जाती है। गर्मी और उमस इतनी तीव्र हो सकती है कि चढ़ाई के दौरान पानी और ताकत दोनों तेजी से खत्म होते महसूस होते हैं। यही वजह है कि सिगिरिया सिर्फ एक पुराना महल नहीं लगता, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा का वह निशान लगता है जहां सत्ता ने प्रकृति को अपने नीचे झुकाने की कोशिश की थी। लेकिन इस चट्टान की खामोशी में आज भी एक बेचैन सवाल बचा है। क्या यह सिर्फ राजशक्ति का प्रदर्शन था, या फिर किसी ऐसे डर से बचने की कोशिश जिसने इंसानों को धरती से उठाकर पत्थर की इस ऊंचाई पर अपना संसार बसाने के लिए मजबूर कर दिया था? सिगिरिया का रहस्य इसकी ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि इसके विचार में छिपा है। नीचे जंगल, ऊपर महल, बीच में खड़ी चट्टान और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा मानो यह जगह आज भी अपने निर्माताओं की असली मंशा छिपाए बैठी हो। नंबर 2, हेग्रा। अरब के तपते रेगिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जीवन से ज्यादा मृत्यु की मौजूदगी महसूस होती है। यह है हेग्रा, जिसे देखकर लगता है कि किसी प्राचीन सभ्यता ने रेत के बीच अपने मृतकों के लिए एक अलग संसार बना दिया था। यहां साधारण घरों के निशान समय की धूल में लगभग मिट चुके हैं, लेकिन विशाल पत्थरीले मकबरे आज भी खड़े हैं। ये मकबरे किसी अलग पत्थर से बनाकर नहीं रखे गए, बल्कि सीधे विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। चारों ओर फैली गर्म रेत, खाली मैदान और बीच बीच में खड़े लाल भूरे पत्थर के ये अकेले ढांचे इस जगह को एक खुली नेक्रोपोलिस यानी मृतकों के शहर में बदल देते हैं। कभी यह स्थान प्राचीन धूप और व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा होगा, जहां आवाजाही, सौदे और सत्ता की हलचल रही होगी। लेकिन जब व्यापार का रास्ता बदल गया तो शहर जैसे सभ्यता की धड़कन से कट गया। धीरे धीरे जीवन पीछे हटता गया और मृत्यु के ये पत्थरीले स्मारक ही बच गए। इस जगह की एक सबसे रहस्यमयी बात यह भी है कि कुछ शिलालेख बताते हैं कि कई मकबरे महिलाओं के स्वामित्व में थे। उन्होंने अपने अंतिम विश्राम स्थल खरीदे और पुरुषों, यहां तक कि अपने पतियों तक को उनमें दखल देने से मना किया। यह बात इस जगह को और भी असाधारण बना देती है, क्योंकि यह सिर्फ मकबरों का समूह नहीं, बल्कि एक समाज की गहरी परतों का संकेत भी है। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर इन चट्टानों को लगातार तोड़ता रहता है। दरारें गहरी होती जाती हैं और कभी भी भारी पत्थर टूटकर गिर सकते हैं। हेग्रा की खामोशी साधारण खामोशी नहीं है। यह एक ऐसे शहर की खामोशी है जहां जीवन गायब हो गया, लेकिन मृतकों ने पत्थरों में अपना अधिकार बचाए रखा। यहाँ हर मकबरा जैसे एक बंद दरवाजा है, जिसके पीछे इतिहास की ऐसी आवाजें कैद हैं,
हवा चलती है, पत्थर खड़े हैं और रेगिस्तान उन लोगों की कहानी दबाए हुए है जिन्होंने अपने मृतकों को मिट्टी में नहीं बल्कि चट्टानों की दीवारों में अमर करने की कोशिश की थी। नंबर 3, एलोरा गुफाएं। भारत की एलोरा गुफाएं उन जगहों में आती हैं जहां इंसानी मेहनत और कल्पना की सीमा लगभग असंभव लगती है। यहाँ लोगों ने पहाड़ के ऊपर कुछ बनाकर मंदिर तैयार नहीं किया, बल्कि पहाड़ को काटते हुए मंदिर को बाहर निकाला। खासकर गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर आज भी दिमाग रुक जाता है। यह पूरा मंदिर एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया था। कोई ईंट नहीं, कोई अलग पत्थर नहीं, कोई गारा नहीं, बस एक विशाल पहाड़ और उसे आकार देते हथौड़े तथा छेनी। अनुमान लगाया जाता है कि लाखों टन कठोर बेसाल्ट पत्थर हटाया गया होगा, तब जाकर यह विशाल मंदिर अपनी पूरी आकृति में सामने आया। इस तरह की निर्माण पद्धति में गलती की कोई जगह नहीं होती। साधारण निर्माण में अगर एक दीवार गलत बने तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन यहां एक गलत चोट पूरे पत्थर को खराब कर सकती थी। इसी वजह से एलोरा सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी आसान नहीं है। यह पूरा परिसर 2 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है और इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़ी गुफाएं मिलती हैं। यह बताता है कि उस समय कला, धर्म और शक्ति के बीच एक गहरी प्रतिस्पर्धा भी रही होगी। हर परंपरा जैसे पत्थर के भीतर अपनी गहराई और भव्यता साबित करना चाहती थी। बरसात के मौसम में इन गुफाओं की सतह कई से फिसलन भरी हो जाती है, जबकि गर्मी में चट्टानें तपती भट्टी जैसी हो सकती हैं। संकरे रास्ते, ऊंचे किनारे और पत्थर का भूल भुलैया जैसा फैलाव इस जगह में रहस्य और खतरे दोनों को एक साथ महसूस कराते हैं। एलोरा को देखकर यह सवाल बार बार उठता है कि यह सिर्फ भक्ति थी, राजशक्ति थी, प्रतिस्पर्धा थी, या फिर इंसान की वह जिद जो पहाड़ों को भी झुकाकर अपने विश्वास का आकार दे सकती थी। यहाँ हर स्तंभ, हर मूर्ति और हर दीवार एक ऐसी मेहनत का प्रमाण है जिसमें हजारों हाथों ने पत्थर से लड़ते हुए समय को चुनौती दी होगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतनी विशाल योजना बिना आधुनिक औजारों के कैसे पूरी हुई और उसे पूरा करने वाले लोग किस स्तर की गणना, धैर्य और अनुशासन रखते थे। नंबर 4, त्सापरंग। तिब्बती पठारों और हिमालयी वीराने के बीच त्सापरंग एक ऐसी जगह है जो किसी जीवित शहर से ज्यादा मृत साम्राज्य की कंकाल जैसी लगती है। यह कोई साधारण किला नहीं था, बल्कि मिट्टी और लोयस की विशाल पहाड़ी के भीतर काटकर बनाया गया एक पूरा संसार था। लगभग 170 मीटर ऊंची पहाड़ी में हजारों गुफाएं, सुरंगें और रास्ते बनाए गए थे। दूर से देखने पर यह पहाड़ छेदों से भरे किसी विशाल छत्ते जैसा दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर समझ आता है कि यह कभी सत्ता, धर्म और समाज की परतों से भरा हुआ जटिल नगर रहा होगा। यहाँ की संरचना खुद एक कठोर सामाजिक व्यवस्था का संकेत देती है। नीचे अंधेरी गुफाओं में आम लोग, बीच के हिस्सों में धार्मिक वर्ग और ऊपर सबसे ऊंचे भाग में लाल सफेद महल, जहां शाही सत्ता रहती थी। यह ऊंचाई सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, बल्कि एक घोषणा थी कि समाज में कौन ऊपर है और कौन नीचे। महल तक पहुंचने का रास्ता खुले मैदान से नहीं, बल्कि पहाड़ के भीतर बनी संकरी घुमावदार सुरंग से जाता था। इस तरह कुछ गिने चुने रक्षक भी अंधेरे में पूरे रास्ते को रोक सकते थे, लेकिन यही सुरंग आज डर और रहस्य पैदा करती है। नीचा छत, तीखी चढ़ाई, चिकना फर्श और भीतर की घुटन भरी खामोशी इसे किसी रक्षा मार्ग से ज्यादा मृत्यु के गलियारे जैसा बना देती है। चारों ओर बंजर, नमकीन और कठोर जमीन है, जहां हरियाली लगभग नहीं दिखती। हवा जब इन खाली गुफाओं से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ कोई कराहती हुई बांसुरी बन गया हो। त्सापरंग की सबसे बड़ी रहस्यमयता यही है कि इतना जटिल और सुरक्षित दिखने वाला साम्राज्य आखिर खामोशी में कैसे बदल गया। यहाँ दीवारें बची हैं, रास्ते बचे हैं, गुफाएं बची हैं, लेकिन जीवन गायब है, और शायद इसी खालीपन में इसका असली डर छिपा है। यह जगह इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सभ्यताएं वहां हमेशा शोर से खत्म नहीं होती। कभी कभी वे धीरे धीरे सूखती हैं, खाली होती हैं,
और अंत में सिर्फ पहाड़ की दीवारों में बने अंधेरे कमरों की तरह बच जाती हैं। नंबर 5, पिसाक। पेरू की एंडीज पर्वतमाला में स्थित पिसाक एक ऐसी जगह है जहां पहाड़, खेती, रक्षा और रहस्य एक साथ मिल जाते हैं। पहली नजर में यह किसी पहाड़ी पर बनी सीढ़ी नुमा खेती जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह पत्थरों से बनाया गया ऐसा ढांचा था जिसने पूरी ढलान को पकड़ रखा था। यहाँ के एंडनेस यानी सीढ़ी नुमा खेत सिर्फ फसल उगाने के लिए नहीं थे, बल्कि पहाड़ को खिसकने से रोकने वाली पत्थरीली पसलियों जैसे थे। ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने पूरे भूभाग को बांधकर अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश की हो। पिसाक नाम को पक्षी से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ऊपर से देखने पर पूरी संरचना एक पक्षी जैसी आकृति बनाती है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ सैन्य या कृषि निर्माण नहीं था, बल्कि पूरे पहाड़ को प्रतीक में बदल देने की कोशिश थी। यहाँ के इंका कारीगरों ने कठोर चट्टान में नहरें काटकर पानी का ऐसा सिस्टम बनाया जो ऊपर से नीचे तक मंदिरों और खेतों को जोड़ता था। यह पानी सिर्फ उपयोगिता नहीं, बल्कि इस पूरी संरचना की धड़कन जैसा था। नीचे उरुबांबा घाटी गहरी और संकरी दिखाई देती है, जिसमें नदी सैकड़ों मीटर नीचे सांप की तरह बहती है। ऊपर के रास्ते बेहद संकरे, घिसे हुए और खतरनाक हैं। कई जगह किनारों पर कोई सहारा नहीं, सिर्फ खुली गहराई है। एक हल्की चूक भी शरीर को सीधे घाटी की ओर धकेल सकती है। पिसाक को देखकर यह महसूस होता है कि प्राचीन लोगों ने पहाड़ों पर सिर्फ रहना नहीं सीखा था, बल्कि उन्हें पढ़ना, काटना, मोड़ना और नियंत्रित करना भी सीखा था। फिर भी इस जगह का रहस्य खत्म नहीं होता। इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीक जल व्यवस्था, ढलानों पर टिके पत्थर और प्रतीकात्मक आकृति, ये सब मिलकर पिसाक को सिर्फ खंडहर नहीं रहने देते। यह एक ऐसे समाज का निशान है जो प्रकृति से डरता भी था और उसे चुनौती भी देता था। यहाँ खड़े होकर लगता है कि इंसान ने पहाड़ को सिर्फ अपना घर नहीं बनाया, बल्कि उसे एक जीवित ढांचे की तरह समझा। हर सीढ़ी, हर पत्थर और हर नहर बताती है कि पिसाक में रक्षा, धर्म, खेती और प्रतीकवाद एक ही रहस्यमयी योजना का हिस्सा थे। नंबर 6, महाबलीपुरम। तमिलनाडु का महाबलीपुरम समुद्र, पत्थर और प्राचीन कला के बीच खड़ा एक ऐसा स्थल है जहां हर चट्टान जैसे किसी अधूरी कहानी का हिस्सा लगती है। यहाँ बने पंचरथ साधारण मंदिरों की तरह पत्थर जोड़कर नहीं बनाए गए, बल्कि विशाल मोनोलिथिक पत्थरों को ऊपर से नीचे तक काटकर आकार दिया गया। इस तकनीक में हर चोट निर्णायक होती थी। एक गलत दिशा, एक गलत गहराई और पूरा पत्थर बेकार हो सकता था। यही बात महाबलीपुरम को रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि यहाँ कला सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जोखिम भरा संघर्ष थी। पूरे क्षेत्र में कई अधूरी संरचनाएं दिखाई देती हैं। कहीं मार्ग पूरा नहीं हुआ, कहीं मूर्ति का चेहरा आधा बना है, कहीं पत्थर में आकृति शुरू हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक समय को रोक दिया हो और पूरा शिल्प कार्य बीच में ही जम गया हो। इन अधूरे निशानों में एक अजीब बेचैनी है, क्योंकि वे सवाल छोड़ते हैं। काम क्यों रुका, किस वजह से रुका और क्या कलाकार वापस आने वाले थे? महाबलीपुरम की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी वस्तुओं में कृष्ण की बटर बॉल है। लगभग 250 टन वजनी यह विशाल गोल चट्टान एक ढलान पर असंभव संतुलन में टिकी हुई है। सदियों से यह वहीं है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में इसे हटाने की कोशिश की गई, हाथियों से खिंचवाया गया, लेकिन पत्थर नहीं हिला। यह दृश्य आज भी प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण को लेकर चुपचाप सवाल खड़ा करता है। पास ही समुद्र की लहरें तट मंदिर की नींवों से टकराती रहती हैं। हवा में नमक, नमी और समुद्री धुंध हमेशा मौजूद रहती है, जिससे पूरा वातावरण भारी और पुराना लगता है। चिकनी चट्टानों पर एक गलत कदम गिरावट में बदल सकता है। महाबलीपुरम की रहस्यमयता इसी में है कि यहां पत्थर बोलते नहीं, लेकिन उनके अधूरे चेहरे, कटे हुए रथ और अडिग चट्टानें आज भी इंसानी कला, समय और प्रकृति के बीच अधूरे संवाद की तरह खड़ी हैं। यह जगह बताती है कि कभी कलाकारों ने पत्थर को सिर्फ सजाया नहीं, बल्कि उसमें पूरी दुनिया खोजने की कोशिश की। लेकिन समय ने शायद उस खोज को पूरा होने से पहले ही रोक दिया। नंबर 7,
सियुदाद पेरदिदा, जंगल में खोई 400 साल पुरानी नगरी। कोलंबिया के घने वर्षावनों में छिपी सियुदाद पेरदिदा यानी खोई हुई नगरी ऐसी जगह है जहां पहुंचने से पहले ही इंसान को समझ आ जाता है कि यह कोई आम खंडहर नहीं है। यह शहर लगभग 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और माचू पिच्चू से भी सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। फिर भी यह कई सदियों तक जंगल के भीतर छिपा रहा, जैसे प्रकृति ने इसे अपने हरे अंधेरे में निगल लिया हो। यहां पहुंचने के लिए कोई सड़क, गाड़ी या आसान रास्ता नहीं है। लोगों को जंगल के भीतर लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। नदियां, कीचड़, नमी और चढ़ाइयां पार करनी पड़ती हैं। अंतिम हिस्से में पत्थर की लगभग 1200 सीढ़ियां ऊपर उठती हैं, जो काई से ढकी, फिसलन भरी और थकान से भरी होती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए यह एहसास होता है कि यह शहर सिर्फ बनाया नहीं गया था, बल्कि दुनिया से छिपाया भी गया था। ऊपर पहुंचकर जंगल के बीच गोलाकार पत्थरीले टेरेस दिखाई देते हैं। ये सिर्फ घरों की नींव नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत समझदार जल निकासी प्रणाली का हिस्सा भी थे। वर्षावन की भारी बारिश में पूरी ढलान खिसक सकती थी, लेकिन टायरोना लोगों ने पत्थरों और ढांचों के माध्यम से पहाड़ को स्थिर रखने की कोशिश की। यही चीज इस जगह को और अद्भुत बनाती है। यह शहर सिर्फ बसावट नहीं, बल्कि प्रकृति के खिलाफ एक सावधानी पूर्वक बनाई गई रणनीति। पेड़ों की जड़ें इन पत्थरों को कसकर पकड़े हुए हैं, जैसे जंगल खुद शहर को दबाए भी है और बचाए भी हुए हैं। हवा में नमी, मिट्टी की गंध और हर ओर फैली हरियाली इस जगह को जीवित और मृत दोनों बनाती है। सियुदाद पेरदिदा का रहस्य यह नहीं कि यह खो गया था। असली रहस्य यह है कि इतने बड़े, सुव्यवस्थित और शक्तिशाली शहर को जंगल ने कैसे अपने भीतर छिपा लिया और इंसानी स्मृति से कैसे मिटा दिया। यहां हर पत्थर जैसे धीरे से कहता है कि सभ्यताएं खत्म होती हैं, लेकिन उनका भार धरती बहुत देर तक संभाले रखती है। इस नगरी में कदम रखते ही लगता है जैसे इंसान किसी शहर में नहीं, बल्कि समय की परतों में प्रवेश कर रहा हो। नंबर 8, नाज़का रेखाएं, रेगिस्तान पर खींचे अनसुलझे विशाल निशान। पेरू के सूखे रेगिस्तान में फैली नाज़का रेखाएं आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थलों में गिनी जाती हैं। दूर से देखने पर ये विशाल आकृतियां धरती पर खींचे गए किसी प्राचीन संकेत जैसी लगती हैं। बंदर, पक्षी, छिपकली, ज्यामितीय आकृतियां और लंबे लंबे रास्ते, ये सब इतने विशाल हैं कि जमीन पर खड़े होकर इनका पूरा रूप समझ पाना मुश्किल है। यही वजह है कि लंबे समय तक इनके बारे में तरह तरह के दावे किए गए। कुछ लोगों ने इन्हें आसमान से देखने योग्य संकेत कहा, कुछ ने इन्हें अजीब सिद्धांतों से जोड़ा। लेकिन रहस्य को समझने की कोशिश करने पर एक गहरी मानवीय कहानी सामने आती है। नाज़का लोगों ने रेगिस्तान की ऊपरी गहरी परत को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया। बेहद कम बारिश और कम हवा वाले वातावरण ने इन निशानों को 2000 साल से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा। यानी ये आकृतियां पत्थर से नहीं, बल्कि अनुपस्थिति से बनी हैं। जहां ऊपर की परत हटाई गई, वहीं इतिहास ने अपना निशान छोड़ दिया। कई शोध इन्हें प्रार्थना, जल, अनुष्ठान और यात्रा से जोड़ते हैं। शायद ये वह भूमि थी जहां लोग बारिश की उम्मीद में, जीवन की तलाश में और आकाश से संवाद करने की इच्छा में चलते थे। यह जगह सिर्फ कला नहीं, बल्कि प्यासे रेगिस्तान की प्रार्थना लगती है। आधुनिक समय ने भी इन रेखाओं को नुकसान पहुंचाया। एक सड़क ने एक विशाल छिपकली की आकृति को काट दिया, जैसे आज की दुनिया ने अतीत की एक आवाज को बीच से तोड़ दिया हो। रेगिस्तान में छाया लगभग नहीं होती। धूप, पराबैंगनी किरणें और सूखा वातावरण शरीर को जल्दी थका सकते हैं। लेकिन इन खतरों से भी ज्यादा भारी है वह सवाल जो नाज़का रेखाएं छोड़ती हैं। इतनी बड़ी आकृतियां किसके लिए थीं? इन्हें बनाने वालों ने क्या उम्मीद की थी? क्या वे देवताओं को पुकार रहे थे, आसमान को संदेश भेज रहे थे, या अपनी सभ्यता के डर और विश्वास को धरती पर हमेशा के लिए दर्ज कर रहे थे? नाज़का की रेखाएं जवाब नहीं देती, बस मौन में फैली रहती हैं। इन्हें देखकर लगता है कि कभी किसी सभ्यता ने अपनी बेचैनी, अपनी प्यास और अपने विश्वास को सीधे धरती की त्वचा पर लिख दिया था। नंबर 9,
पिनारा, पहाड़ की दीवारों में बनी मृतकों की बस्ती। तुर्की का पिनारा एक ऐसी प्राचीन जगह है जहां पहाड़ खुद मृतकों का घर बन गया लगता है। यहाँ की विशाल चट्टानी दीवारों में सैकड़ों कब्रें काटी गई हैं। दूर से देखने पर पूरा पहाड़ किसी छत्ते या खोखली चट्टान जैसा दिखाई देता है, लेकिन हर खाली जगह कभी किसी मृत शरीर का ठिकाना रही होगी। इसीलिए पिनारा की पहली छवि ही असाधारण है, एक ऐसा पहाड़ जिसमें जीवन नहीं, मृत्यु के दरवाजे खुले हैं। लाइकियन सभ्यता के लोगों ने इन कब्रों को साधारण गड्ढों की तरह नहीं बनाया। कई शाही कब्रों को इस तरह तराशा गया कि वे लकड़ी के घरों जैसी दिखाई दें, यानी इंसान ने मृत्यु के लिए भी जीवन जैसी वास्तुकला बनाई, जैसे वह चाहता हो कि मरने के बाद भी सांसारिक घर की स्मृति बनी रहे। यह विचार जितना सुंदर लगता है उतना ही विचलित भी करता है। इन कब्रों को बनाने वाले कारीगरों को चट्टान की ऊंची दीवारों से लटक कर काम करना पड़ता होगा। रस्सियां, सीमित औजार और नीचे गहरी घाटी, एक गलत चोट या एक छोटी चूक सीधी मौत में बदल सकती थी। ऐसे में पिनारा का हर मकबरा सिर्फ मृतक की स्मृति नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले जीवित हाथों की खतरनाक मेहनत का भी प्रमाण है। पहाड़ी में बने ये छेद आज भी चुपचाप देखते लगते हैं, जैसे हर कब्र एक आंख हो जो नीचे आने जाने वालों पर नजर रख रही हो। हवा जब इन खाली जगहों से गुजरती है तो वातावरण में एक अजीब ठंडक भर जाती है। आसपास का वीराना और चट्टानों की खुरदरी बनावट इस जगह को और भारी बना देती है। पिनारा का रहस्य किसी खोए खजाने में नहीं है। इसका रहस्य इस सोच में है कि एक सभ्यता ने अपने मृतकों को धरती के नीचे नहीं, बल्कि पहाड़ की दीवारों में ऊपर क्यों बसाया। क्या यह सम्मान था, डर था, अमरता की इच्छा थी, या मृत्यु को ऊंचाई पर रखकर जीवन से अलग करने की कोई प्राचीन मान्यता। पिनारा आज भी इसी सवाल के साथ खड़ा है। यहां पहाड़ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि पत्थर में बदला हुआ मौन समाज लगता है, जहां जीवित लोग चले गए लेकिन मृतकों के घर आज भी दीवारों में खुले हैं। नंबर 10, ईस्टर आइलैंड, पत्थर के चेहरों वाला उजड़ा द्वीप। समुद्र के बीच दूर अकेला पड़ा ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, दुनिया की उन जगहों में है जहां रहस्य सीधे पत्थर के चेहरों में जमा दिखाई देता है। यहां लगभग 900 मोआई प्रतिमाएं मौजूद हैं, कुछ 10 मीटर तक ऊंची और कई टन वजनी हैं। ये विशाल चेहरे सिर्फ मूर्तियां नहीं लगते, बल्कि किसी खोई हुई सभ्यता की मौन निगरानी जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें राणो राराकू नाम के ज्वालामुखी क्षेत्र में तराशा गया था। कई मूर्तियां पूरी होकर दूर ले जाई गईं, लेकिन कई आज भी अधूरी अवस्था में चट्टान से जुड़ी पड़ी हैं, जैसे किसी ने अचानक काम रोक दिया हो और पूरी कार्यशाला समय में जम गई हो। सवाल सिर्फ यह नहीं कि इन्हें बनाया कैसे गया, बड़ा सवाल यह है कि इन्हें इतने विशाल आकार में बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। माना जाता है कि ये आध्यात्मिक शक्ति और पूर्वजों के सम्मान से जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे यह निर्माण शक्ति प्रदर्शन की दौड़ में बदल गया होगा। इन्हें ले जाने के लिए लकड़ियों, रोलरों और रस्सियों की जरूरत पड़ी होगी, जिसके कारण द्वीप की वनों पर भारी दबाव आया। पेड़ों की कटाई, मिट्टी का कटाव, पक्षियों का खत्म होना और जल संकट, इन सब ने मिलकर द्वीप को एक पारिस्थितिक त्रासदी की ओर धकेला। बाद के समय में गुलामी, बाहरी बीमारियां और हिंसा ने स्थानीय आबादी को लगभग खत्म कर दिया। एक दौर ऐसा आया जब इतने बड़े पत्थरीले चेहरों वाले द्वीप पर बहुत कम मूल निवासी बचे। यही विरोधाभास ईस्टर आइलैंड को डरावना बनाता है। पत्थर बच गए, लेकिन उन्हें बनाने वाली दुनिया टूट गई। समुद्र की तेज हवा, ज्वालामुखी भूमि, कटे हुए किनारे और चट्टानों के बीच खड़ी मोआई मूर्तियां एक भारी दृश्य बनाती हैं। कुछ मूर्तियां समुद्र की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर देखती हैं, जैसे वे अपने लोगों की रक्षा कर रही हों। लेकिन अब वे एक ऐसे अतीत की गवाही देती हैं जहां इंसानी विश्वास, प्रतिस्पर्धा और प्रकृति के संतुलन ने मिलकर एक पूरी सभ्यता को रहस्य में बदल दिया। यह द्वीप आज भी सवाल करता है कि क्या मनुष्य कभी कभी अपनी ही बनाई महानता के बोझ तले दब जाता है। नंबर 11, नान माडोल, समुद्र के बीच बनी पत्थरों की डूबी हुई नगरी।
माइक्रोनेशिया का नान माडोल दुनिया की सबसे अजीब प्राचीन नगर संरचनाओं में से एक है। यह जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र और रीफ के बीच बनी कृत्रिम टापुओं की श्रृंखला पर स्थित है। 90 से ज्यादा कृत्रिम द्वीप, संकरी जल नहरें और विशाल बेसाल्ट पत्थरों की दीवारें मिलकर इसे किसी डूबी हुई प्राचीन राजधानी जैसा बना देती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे नगर को बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से बने लंबे प्रिज्म जैसे बेसाल्ट स्तंभों को लाकर एक दूसरे पर इस तरह रखा गया जैसे कोई विशाल लकड़ी के लट्ठे जमाता हो। कई पत्थर बेहद भारी हैं। सवाल उठता है कि उन्हें कहां से लाया गया, कैसे उठाया गया और जलमार्गों के बीच इतना स्थिर निर्माण कैसे किया गया। यह कोई छोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सत्ता केंद्र था जिसने मुख्य भूमि को छोड़कर समुद्र के बीच अपना संसार बनाया। ऐसा क्यों किया गया, यह रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। क्या यह सुरक्षा थी, धार्मिक कारण था, शक्ति प्रदर्शन था, या फिर शासकों द्वारा जनता से दूरी बनाकर रखा गया एक नियंत्रित संसार। नान माडोल की नहरों का पानी बाहर के खुले समुद्र जैसा साफ और चमकीला नहीं दिखता। यह अक्सर हरा, ठहरा हुआ और भारी महसूस होता है। मैंग्रोव की जड़ें पत्थरों को जकड़ती रहती हैं, जैसे जंगल और समुद्र दोनों इस शहर को धीरे धीरे वापस अपने भीतर खींच रहे हों। कुछ स्थानों पर लोगों ने उपकरणों और कंपास के विचित्र व्यवहार की बातें भी दर्ज की हैं, जिन्हें स्थानीय भूगर्भीय बनावट और बेसाल्ट की चुंबकीय प्रकृति से जोड़ा जाता है। यही बातें इस जगह की रहस्यमयी छवि को और गहरा करती हैं। सदियों की समुद्री लहरों और कटाव ने इन संरचनाओं को कमजोर किया है। भारी पत्थरों की दीवारें धीरे धीरे अस्थिर होती जा रही हैं। नान माडोल को देखकर लगता है कि यह शहर इंसानों ने समुद्र से छीनकर बनाया था, लेकिन अब समुद्र, जड़ें और समय मिलकर इसे वापस ले रहे हैं। यह नगरी आज भी पूछती है, एक सभ्यता ने जमीन छोड़कर पानी पर अपना साम्राज्य क्यों खड़ा किया। शायद नान माडोल की असली रहस्यमयता यही है कि यह शहर आज भी आधा इतिहास, आधा जल और आधा डर लगता है। नंबर 12, गोबेकली तेपे, खेती से भी पहले बने रहस्यमयी मंदिर। तुर्की का गोबेकली तेपे मानव इतिहास की सबसे उलझाने वाली जगहों में से एक है। यह इतना प्राचीन है कि इसे देखकर सभ्यता की सामान्य समझ हिल जाती है। आमतौर पर माना जाता था कि पहले इंसानों ने खेती शुरू की, फिर गांव बने, फिर समाज संगठित हुआ और उसके बाद बड़े धार्मिक या सामाजिक निर्माण हुए। लेकिन गोबेकली तेपे इस क्रम को चुनौती देता है। यह स्थान 11,000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है, यानी उस समय का जब स्थायी खेती और बड़े नगरों का विचार भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। फिर भी यहाँ विशाल टी आकार के पत्थर के स्तंभ खड़े किए गए, जिनकी ऊंचाई कई मीटर तक है और वजन कई टन हो सकता है। इन स्तंभों को गोलाकार संरचनाओं में सजाया गया था, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठानिक स्थल हो। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन पत्थरों पर शेर, सांप, गिद्ध और अन्य जीवों की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये आकृतियां साधारण सजावट जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी गहरे प्रतीक, डर या विश्वास का संकेत देती हैं। यहां सामान्य जीवन के स्पष्ट प्रमाण कम मिलते हैं। घर, रोजमर्रा की बसावट या खेती का सीधा ढांचा उतना प्रमुख नहीं है। इससे यह विचार मजबूत होता है कि शायद लोग पहले विश्वास के लिए इकट्ठा हुए और बाद में स्थायी जीवन की ओर बढ़े। यह सोच इतिहास को उल्टा कर देती है। गोबेकली तेपे का एक और बड़ा रहस्य यह है कि इसके निर्माताओं ने बाद में इस पूरे स्थल को जानबूझकर मिट्टी और पत्थरों से भरकर दफना दिया। किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि जैसे किसी निर्णय के तहत। उन्होंने अपनी ही बनाई हुई विशाल संरचना को छिपा दिया, ताकि वह हजारों साल तक धरती के भीतर बंद रहे। ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब आज भी साफ नहीं है। क्या यह किसी युग का अंत था, किसी पवित्र स्थल को सुरक्षित रखने की कोशिश थी, या किसी ऐसी मान्यता का हिस्सा जिसे आज हम समझ नहीं पाते? गोबेकली तेपे सिर्फ पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह वह जगह है जहां इंसानी विश्वास, डर और संगठन की शुरुआत अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती है। यह स्थान आज भी पूछता है कि क्या सभ्यता की शुरुआत खेतों से हुई थी,
या उन रहस्यमयी विश्वासों से जिनके लिए इंसान ने पहली बार पत्थरों को खड़ा किया। आज के वीडियो में इतना ही। इन 12 जगहों को देखकर साफ लगता है कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल, रहस्यमयी और साहसी थी। कहीं पहाड़ काटे गए, कहीं समुद्र पर शहर बनाए गए, कहीं रेगिस्तान पर निशान छोड़े गए और कहीं ऐसी संरचनाएं खड़ी हुईं जो इतिहास की पूरी समझ को चुनौती देती हैं। शायद धरती का असली रहस्य यही है कि जितना हम खोजते हैं उतना ही पता चलता है कि अतीत अभी भी पूरी तरह खुला नहीं है।